साथियों, आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं और महत्वपूर्ण विषय ये है कि कुछ दिन पहले पुणे सिटी के अंदर एक किताब का प्रकाशन किया गया और उस किताब का नाम था ब्राह्मण रत्न। भारत रत्न तो नाम आपने सुना है, मगर ब्राह्मणों को ऐसी खुजली आ पड़ी है कि भारत रत्न छोटा है, अब भारत रत्न से बड़ा ब्राह्मण रत्न है। ब्राह्मण अपने आप को आदमी नहीं मानता, इंसान नहीं मानता। ब्राह्मण अपने आप को सुप्रीम मानता है, द्विज मानता है, विप्र मानता है। तो ब्राह्मण रत्न इस किताब में ब्राह्मण लोगों ने, बड़े बड़े अभिनेता थे, वक्ता थे, संगठन चलाने वाले थे। शंकर देव अभ्यंकर की अध्यक्षता में वो प्रोग्राम हुआ और उस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के भाजपा के बड़े नेता चंद्रकांत पाटिल, जो कोल्हापुर के हैं, वो वहां उपस्थित थे। और उस कार्यक्रम में चंद्रकांत पाटिल के सिर के ऊपर पेशवा ब्राह्मणों की पगड़ी रखी गई। पहली बार ऐसा हुआ कि एक गैर ब्राह्मण व्यक्ति को पेशवा ब्राह्मण की पगड़ी रखी गई। अब जो व्यक्ति रात दिन ब्राह्मणों के झूठन खाने में गर्व मान रहा है, ब्राह्मणों के इशारे पर नाच कर काम कर रहा है, और जिस चंद्रकांत पाटिल ने ब्राह्मणों के कहने पर, देवेंद्र फडणवीस और मोहन भागवत के कहने पर पैठन के ब्राह्मणों के साथ मीटिंग किया और पैठन के ब्राह्मणों के सामने फुले शाहू अम्बेडकर, कर्मवीर भावराव पाटिल इनको गालियां दिया। वैसे इनका एक राज्यपाल हो चुका है कोश्यारी, वो राज्यपाल कम और आरएसएस का कार्यकर्ता ही ज्यादा लग रहा था, कार्टून की तरह विक्षिप्त आदमी। उसका चेहरा देखकर ही लगता था कि इसको किसी मनोवैज्ञानिक के पास जाकर ट्रीटमेंट करनी चाहिए। वो भी फुले शाहू अम्बेडकर के ऊपर गलत टिप्पणियां किया। तो चंद्रकांत पाटिल ने फुले शाहू अम्बेडकर, कर्मवीर भावराव पाटिल, इनके ऊपर गंदी टिप्पणियां किया। शायद इसके लिए उसको वहां बुलाकर पेशवाओं की पगड़ी पहनाया, लेकिन उसका बहुजन समाज के युवाओं ने सही ढंग से सही सम्मान किया, उसके मुंह को काली पोता, उसकी लायकी बताई। चंद्रकांत पाटिल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वह पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी का स्टूडेंट है, यानी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धार्थ कॉलेज का स्टूडेंट है, यानी वो बाबा साहब अम्बेडकर के इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट है। वहां से एजुकेशन लिया, वहां से उसको ज्ञान मिला, मगर वो मिले हुए ज्ञान का इस्तेमाल ब्राह्मणवाद का बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये जो पुणे में जो कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम को सदिच्छा देने का एक वीडियो प्रसारित किया गया, वो है देवेंद्र फडणवीस का। देवेंद्र फडणवीस ये भाजपा के उप मुख्यमंत्री है। वो लीगल है या इलीगल है वो बात अलग है। दूसरों की पार्टियां तोड़कर वो सत्ता में है, कोई कार्यकर्तृत्व नहीं है उनके पास। तोड़ने में, झगड़े लगाने में ही उनका कार्यकर्तृत्व है। धूर्त व्यक्ति देवेंद्र फडणवीस ये अत्यंत धूर्त और षड्यंत्रकारी व्यक्ति है और कट्टर ब्राह्मणवादी है। उसने इस ब्राह्मण लोगों के कार्यक्रम को सदिच्छा दिया। इसका मतलब यह है कि यह कार्यक्रम आरएसएस और बीजेपी प्रायोजित कार्यक्रम था, ब्राह्मणों का तुष्टीकरण करने वाला कार्यक्रम था। यह इस बात का प्रमाण और सबूत है। ब्राह्मण रत्न ये जो
लगभग 1060 पृष्ठों का ये चरित्र कोश लिखा गया है। 700 सवा 700 ब्राह्मण लोगों का संक्षिप्त चरित्र कोश। और इसका संपादक मंडल जो है वो 29 ब्राह्मण लोग हैं और उसके संपादक ब्राह्मण ही है। चरित्र ब्राह्मणों के ऊपर ही है, उसके ऊपर भाष्य करने का काम ब्राह्मण लोगों ने ही किया है। ये परंपरा रहती है कि कोई किताब आता है तो उसके ऊपर समीक्षा की जाती है, समर्थकों के द्वारा भी समीक्षा होती है, विरोधियों के द्वारा भी समीक्षा होती है। आज का ये जो वीडियो है ये एक ढंग से समीक्षा है कि ब्राह्मणों के संगठित आने से कोई देश का भला हुआ है क्या? ब्राह्मणों के द्वारा जो चर्चा वहां हुई वो एक ढंग से ये चर्चा ऐसी है कि ब्राह्मण ही ब्राह्मण की पीठ थपथपाए। तो उसका जो संपादक है गोविंद वासुदेव हर्डीकर, इसने अपने मनोगत में स्पष्ट रूप से लिखा है कि उम्र के 10-12 वर्ष के जब वे थे तब से उनका संघ में जाना, और उन्होंने खुले तौर पर लिखा संपादक महोदय ने कि उनका जीवन जो है वो आरएसएस की कोख से पैदा हुए हैं। भले ही वो मां की कोख से पैदा हुए हैं मगर वो वास्तव में आरएसएस की कोख से पैदा हुए, ऐसा वो गर्व से कह रहे कि मेरा जीवन चरित्र जो है, मेरा जो व्यक्तित्व है वो आरएसएस के द्वारा ही संस्कारित हुआ है। ये उन्होंने अपने मनोगत में लिखा। दूसरा उन्होंने इस मनोगत में लिखा कि डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवर के द्वारा आरएसएस की स्थापना होना और वही परंपरा को डॉक्टर माधव गोलवलकर के द्वारा चलाना, इसके कारण आरएसएस के कारण हम लोग उसके फल का स्वाद ले रहे हैं। और जो ब्राह्मणों के अलग अलग संगठन आज दिखाई देते हैं उसके लिए आरएसएस एक आदर्श है, ऐसा उन्होंने उनके मनोगत में लिखा। इस ब्राह्मण चरित्र कोश में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, माधव गोलवलकर, देवरस, दत्तोपंत ठेंगड़ी और अन्य आरएसएस के संबंधित या आरएसएस के फॉलोअर्स या आरएसएस की आइडियोलॉजी को अपनाने वाले ब्राह्मण्स, इन ब्राह्मणों का इस ग्रंथ में वाहवाही की गई है। तो हमने सोचा कि इस चरित्र कोश के माध्यम से ब्राह्मण लोगों ने जो बातें प्रस्तुत की है उसकी समीक्षा की जाए। ब्राह्मण लोगों ने बहुत ही संक्षिप्त में लिखा हुआ है, उनकी वाहवाही की है, उनकी वन साइड बताई है, उनकी दूसरी साइड नहीं बताई। क्या योगदान है डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार का, क्या योगदान है माधव गोलवलकर का, क्या योगदान है दत्तोपंत ठेंगड़ी का, देवरस का, इसकी समीक्षा होना बहुत जरूरी है। साथियों, देश में विघटनकारी विचारधारा, देश में फसाद निर्माण करने की विचारधारा, उच्च नीचता को थोपने की विचारधारा, देश की शांतता को डिस्टर्ब करने वाली विचारधारा आरएसएस की विचारधारा है। आरएसएस का कंट्रीब्यूशन देश के लिए क्या है? डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ये जानवर के डॉक्टर थे, मुंजे के अनुयायी थे।
1925 में आरएसएस की स्थापना की, मूलतः कांग्रेसी थे, विदर्भ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी थे। ये बात मोहन भागवत ने जब पूर्व राष्ट्रपति तथा कांग्रेस के नेता प्रणब मुखर्जी को नागपुर में संघ शिविर के दरमियान अतिथि के तौर पर बुलाया था, उस दरमियान डॉक्टर भागवत ने यह बात मान्य की है कि वो कांग्रेसी थे। बदले में प्रणब मुखर्जी ने कहा वो भारत माता के सच्चे सुपुत्र थे। राहुल गांधी उस समय कांग्रेस के प्रमुख थे, ना उन्होंने प्रणब मुखर्जी को कांग्रेस से खदेड़ दिया, निकाल दिया, ना ही उनकी सदस्यता रद्द करवाई। माधव गोलवलकर खुले तौर पर यह कहते थे कि कांग्रेस का हिंदुत्व और आरएसएस का हिंदुत्व एक ही है। इस आधार पर कांग्रेस के द्वारा आरएसएस के ऊपर जो दो बार पाबंदी लगाई गई थी, वो एक सोची समझी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत की गई थी। वो एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, वो एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे को चाहने वाले हैं। मैं एक संदर्भ यहां बताना चाहता हूं कि 1958 में यानी 1957 में द्वितीय लोकसभा का चुनाव हुआ और उस समय कांग्रेस जो बड़ा राष्ट्रीय दल था, अपोजिशन पार्टी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का पार्टी था। तो कांग्रेस के अंदर भी आरएसएस के लोग गए, आरएसएस की सदस्यता अपनाई, आरएसएस के लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता अपनाकर लोकसभा का चुनाव भी लड़े। तो एक खत है 18 अगस्त 1958 को हरि बाबू कटक के आरएसएस के स्वयंसेवक है, इनको माधव गोलवलकर ने लिखा हुआ है। उनके समग्र साहित्य में यह खत अवेलेबल है। उसमें माधव गोलवलकर यह कहते हैं, आपके कांग्रेस में सम्मिलित होने से एक ज्येष्ठ स्वयंसेवक इस नाते कटक शाखा को मार्गदर्शन करने में कुछ बाधा निर्माण होगी, ऐसा मैं नहीं मानता। कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक और साथ ही कांग्रेस का एक सदस्य रहने में कोई विरोधाभास नहीं है। किसी राजकीय दल का केवल सदस्य बनने से कोई व्यक्ति अपने हिंदुत्व का त्याग नहीं करता। यदि कोई राजकीय दल इस तरह से कपोलकल्पित अपेक्षा करता है तो किसी भी सज्जन स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए यह सर्वथा त्याज्य ही रहना चाहिए। मेरी ऐसी धारणा है कि कांग्रेस जन इतने अविचारी नहीं है कि वे आपसे अपने हिंदुत्व तथा हिंदू समाज एवं संस्कृति के सेवा कार्य को छोड़ने की अपेक्षा करेंगे। मास गोलवलकर। इस खत में गोलवलकर सीधा कह रहे हैं कि कांग्रेस का हिंदुत्व और आरएसएस का हिंदुत्व एक है। कांग्रेस की विचारधारा और आरएसएस की विचारधारा एक है। तो जो आज ब्राह्मण लोग गर्व भाव से कह रहे हैं कि आरएसएस एक बड़ा संगठन बनाया है, ब्राह्मणों का बड़ा संगठन बनाया है, संपादक जो हार्डीकर है इसने मान्य किया कि आरएसएस यह ब्राह्मणों का संगठन है। ब्राह्मण रत्न इस किताब से यह बात स्पष्ट जाहिर होती है कि आरएसएस यह ब्राह्मणों का संगठन है। यह बाहर बोलने के लिए हिंदुओं का संगठन है, मगर यह वास्तव में ब्राह्मणों का संगठन है, हिंदुओं का संगठन नहीं है। क्या अंतर है हिंदू होना और ब्राह्मण होने में? जब आरएसएस के ऊपर पाबंदी लगाई गई थी गांधी हत्या के बाद,
और पाबंदी एक समझौते के तहत हटाई गई। और पत्रकारों ने माधव गोलवलकर को एक सवाल पूछा कि आप हिंदुत्व हिंदू राष्ट्र की बात करते हो गोलवलकर जी, मगर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में हिंदू तो गाली है, हिंदू गाली सूचक शब्द है ऐसा कहा, इस पर आप क्या कहते हो? तो गोलवलकर ने जो जवाब दिया वो जवाब उनके समग्र साहित्य में उपलब्ध है। उनकी एक अलग बुकलेट है राष्ट्र, उसके अंदर भी वो स्टेटमेंट दर्ज है। उन्होंने कहा मैं कोई इतिहास तज्ञ नहीं हूं, ये बात सही है कि उसका अर्थ गाली होता है, मगर अब वो प्रचलित हो गया है। तो ब्राह्मण लोग दावपेच के तौर पर हिंदू शब्द का प्रयोग करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, मगर ब्राह्मण रत्न इस किताब ने जाहिर कर दिया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यह पिछड़े जातियों का संगठन नहीं है, यह केवल और केवल ब्राह्मणों का संगठन है। सत्यार्थ प्रकाश में पेज नंबर 81 पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने खुद लिखा है कि हिंदू गाली है, काला, चोर, डाकू, गुलाम, नीच, कपटी, छली, ये उसके अर्थ बताए हैं। और पिछले साल ही राष्ट्रीय सेवा संघ ने उनका कोई शताब्दी वर्ष मनाया है स्वामी दयानंद सरस्वती का। मगर आश्चर्य की बात है कि इसके अंदर, इसे जो ब्राह्मण रत्न है इस किताब के अंदर 18वीं सदी से लेकर 2022-23 तक के लोगों का इसके अंदर जिक्र है। इसके अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती का जिक्र नहीं है। इसके अंदर केवल और केवल चित्पावन ब्राह्मणों का जिक्र है। कुछ एक दो देशस्थ ब्राह्मण है, शेजवलकर जाने माने इतिहासकार है, उनका इसके अंदर जिक्र है। वो देशस्थ ब्राह्मण थे और चित्पावन ब्राह्मणों के द्वारा उत्पीड़ित थे, और उनके साहित्य चित्पावन ब्राह्मण और पेशवा ब्राह्मणों के ऊपर बहुत ही कटु शब्द में टीका टिप्पणी वाले साहित्य। ब्राह्मण लोगों ने उनकी बहुत उपेक्षाएं की, मगर आज ब्राह्मणों ने इसको इस चरित्र कोश में एक पृष्ठ वर्ग का स्थान दिया। इसमें 700 सवा 700 जो ब्राह्मणों के संक्षिप्त चरित्र कोश दिया है, इसमें मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि ब्राह्मण लोग विद्वान कैसे हैं। ब्राह्मण लोगों ने धनंजय कीर को भी ब्राह्मण माना, जो बैकवर्ड कास्ट के आदमी है, भंडारी जाति के आदमी है। हाँ, वो सावरकरवादी थे, प्रोफेशनल चरित्रकार थे। तिलक का भी चरित्र लिखा, अंबेडकर साहब का चरित्र लिखा, शाहू महाराज का जीवन चरित्र लिखा। यानी एक दूसरे के जो समकालीन, एक दूसरे के जो विरोधी है, उनके सारे लोगों के चरित्र उन्होंने लिखा। प्रोफेशनल चरित्रकार थे, पैसा लेकर चरित्र लिखते थे, कोई देहवाद नहीं था, ब्राह्मणवादी विचारधारा के अनुसार लिखते थे, मिलावट करते थे। वंश को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। मगर एक भंडारी जाति के आदमी को इन लोगों ने ब्राह्मण के तौर पर यह प्रस्तुत किया है। हरिणीकर, शंकर अभ्यंकर, आप लोगों को विद्वान कैसे माना जाए? ये जो 29 संपादक लोग हैं, आपको विद्वान कैसे माना जाए? इतना बेवकूफ मानते हो ब्राह्मणों को भी। और हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ब्राह्मण लोगों ने, एक भी ब्राह्मण ने आपत्ति नहीं किया कि धनंजय कीर ब्राह्मण नहीं है। खैर, आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई, दशहरे के दिन।
सितंबर महीने के एंड में दशहरा था, उस दरमियान हुई। और हिटलर की एक संस्था थी SS, ये उसकी सीक्रेट आर्मी थी नाजियों की। अप्रैल माह में SS संस्था की स्थापना हिटलर की हुई और सितंबर एंड में दशहरे के दिन RSS की स्थापना हुई। हिटलर का SS और RSS में SS क्या संबंध दर्शाता है? हिटलर की जो पोशाक का ड्रेस कोड था उसमें काला रंग को महत्व था, और RSS में जो कैप पहनते हैं वो काले रंग की है। इसका क्या तात्पर्य है? हिटलर का जो गुरु था वो नीत्शे था, और नीत्शे को भारत के ब्राह्मणों ने, खासकर की चित्पावन ब्राह्मणों ने, बंगाल के ब्राह्मणों ने मनु का आदर्श उसके सामने रखा। हिटलर के सामने नीत्शे ने मनु का आदर्श रखा और ब्राह्मणवादी विचारधारा को आदर्श मानकर ही विश्व युद्ध का निर्माण करने के लिए हिटलर को आगे किया गया। मुझे ये आशंका है कि विश्व युद्ध निर्माण करने में ब्राह्मणों का, नीत्शे के द्वारा ब्राह्मणों का योगदान है। RSS का क्या योगदान है देश के लिए? देश में फसाद करने के लिए उनका योगदान है, अशांति पैदा करने के लिए उनका योगदान है, ब्राह्मणवाद को थोपने में उनका योगदान है। गोलवलकर को पूछा गया था, नवा काल जो महाराष्ट्र का अखबार का संपादक ने, गोलवलकर को पूछा गया था जाति व्यवस्था पर, वर्ण व्यवस्था पर पूछा गया था। तब गोलवलकर ने जो मुलाकात में जाहिर तौर पर कहा कि हम रेशियल सिस्टम को मानते हैं, वंशवाद को मानते हैं, वर्ण व्यवस्था को कायम करना यही RSS का मकसद है। बहुत बवाल हुआ था। मोहन भागवत भले ही आज कह रहे हैं कि पंडितों ने जाति व्यवस्था निर्माण की है, मगर पंडितों ने जाति व्यवस्था का ठिकरा उन पंडितों के सिर पर फोड़ रहे हैं, मगर मोहन भागवत गोलवलकर को गलत है ऐसा नहीं कह रहे। गोलवलकर तो उनके आदर्श है। RSS का क्या योगदान है देश के लिए? नंबर 1, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भारत के लिए योगदान भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने के लिए RSS ने अराष्ट्रीय कार्य किए। अल्पसंख्यक ब्राह्मणों का भारत पर वर्चस्व कायम करने के लिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड कास्ट के लोगों को गुमराह करने के लिए हिंदू शब्द का सहारा लिया। 70 वर्ष में 65,000 प्रसाद करवाए कांग्रेस बीजेपी के लोगों ने मिलकर, RSS और कांग्रेस के लोगों ने मिलकर। देश भर में बम ब्लास्ट की तहकीकात की गई। मालेगांव बम ब्लास्ट के द्वारा बाद में जो तहकीकात हुई, खासकर की नांदेड़ का जो बम ब्लास्ट हुआ 2006 में, नांदेड़ के बम ब्लास्ट में RSS के राजू कोंडुरवार नामक व्यक्ति के घर में बम ब्लास्ट हुआ। तब जाकर ATS की आंखें खोली। NIA ने तो उसको बचाने का काम किया, CID CBI ने तो उसको बचाने का काम किया, और उसको को लिंक किया गया। तो देश भर में मालेगांव हो, अजमेर शरीफ बम ब्लास्ट हो, समझौता एक्सप्रेस हो, हैदराबाद के मस्जिद के सामने किया गया बम ब्लास्ट हो, देश भर के तमाम बम ब्लास्ट ये RSS के लोगों के द्वारा किए गए। और असीमानंद ने इस बात की कबूली दी है कि मोहन भागवत के कहने पर ही मैंने देश भर में 21-22 जगह पर बम ब्लास्ट किए हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित हो, प्रज्ञा सिंह ठाकुर हो, सुनील जोशी हो,
रमेश उपाध्याय हो, शंकराचार्य पांडे हो, ये सारे के सारे आरएसएस से जुड़े हुए ब्राह्मण है। लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित का जो नार्को टेस्ट हुआ था उसमें उसने कबूल किया है कि मैं आरएसएस का स्वयंसेवक हूं। फरीदाबाद में 2008 में जो गुप्त मीटिंग हुआ उसमें कबूल किया है कि मालेगांव का बम ब्लास्ट, हैदराबाद के मस्जिद में किसने बम ब्लास्ट किया उसमें कबूल किया है। वहां पर जो डिस्कशन हुआ उसका वीडियो रिकॉर्डिंग किया गया, उसमें जाहिर किया गया पुरोहित के द्वारा कि देश भर में जो अलग अलग जगह पर बम ब्लास्ट हम ही लोगों ने किए। तो आरएसएस के ब्राह्मणों का योगदान क्या है देश के लिए? तो आरएसएस के ब्राह्मणों का योगदान है कि आरएसएस ये नंबर 1 की आतंकवादी संगठन है। ये हम नहीं कह रहे। महाराष्ट्र के पूर्व आईजी एसएन मुशर्रफ साहब ने किताब लिखी है हाल ही में, ब्राह्मण बॉम्ब्ड एंड मुस्लिम हैंग्ड। इस किताब में यह सिद्ध किया कि देश भर में जितने सारे बम ब्लास्ट हुए वो आरएसएस के ब्राह्मणों के द्वारा किए गए हैं। या तो उनको न्यायपालिका के ब्राह्मण बचा रहे, या जांच एजेंसियां उनको बचा रही है, या मीडिया उनको बचा रहा है। तो ब्राह्मण लोग कहीं भी हो, किसी भी संस्था में हो, वो आरएसएस को बचाने का काम कर रहे हैं। ये सबूतों के आधार पर सिद्ध किया, मगर जांच पड़ताल में उनको जो पाया गया वो आरएसएस के लोग बम ब्लास्ट कर रहे हैं। मोहन भागवत इधर बाहर बोल रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। अभी हाल ही में उनका बयान आया कि हम देश को नहीं विश्व को आर्य बनाने वाले हैं। अरे मोहन भागवत, तुम्हारे धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है आर्य ब्राह्मण रेशियल है, सबको आर्य ब्राह्मण नहीं बनाया जा सकता। तो ब्राह्मणवादी विचारधारा हिंदुत्व पर टिकी हुई है। हिंदुत्व ये ब्राह्मणत्व है, ब्राह्मणों की वर्चस्व को थोपने वाली विचारधारा, उसको हिंदुत्व कहते हैं। फरीदाबाद की मीटिंग में 2008 में पुरोहित ने जो कहा वो हिंदुत्व का भंडाफोड़ करने वाला स्टेटमेंट है। उसने कहा कि हम भारत के संविधान को नहीं मानते, हम भारतीय लोगों को नहीं मानते, क्योंकि हम भारत के रहने वाले नहीं हैं, ये देश हमारा नहीं है। We will fight this constitution, we will fight this nation because this nation is not ours। उसने खुद मान्य किया भारत हमारा नहीं है। उसको क्यों मालूम है भारत हमारा नहीं है? क्योंकि वो ब्राह्मण आतंकवादियों की मीटिंग में बोल रहा है, वो मोहन भागवत की तरह पब्लिक मीटिंग में नहीं बोल रहा है। वो लोगों को बेवकूफ नहीं कर रहा है, खासकर कि भारत के बैकवर्ड कास्ट के लोगों को बेवकूफ करने के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग हो रहा है। मगर वो गुप्त मीटिंग में करे। हम बम ब्लास्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भारत ब्राह्मणों का नहीं है, इसलिए बम ब्लास्ट कर रहे हैं। हमें हिंदू राष्ट्र के नाम की केवल चर्चा करनी है, मगर राज कौन सा स्थापित करना है? भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बदलकर हमें भारत में मनु का राज कायम करना है। अजमेर शरीफ बम ब्लास्ट में सुनील जोशी और अन्य 3 लोगों को आजीवन कारावास घोषित किया गया। आरएसएस के 3 लोगों को अजमेर शरीफ बम ब्लास्ट का मास्टरमाइंड माना। टोटल 13 लोग थे, मगर 3 लोगों को उन्होंने दोषी माना। इस आधार पर कह सकते हैं कि आरएसएस ही आतंकवादी संगठन है। इसके लिए आधार है, 3 लोगों का आजीवन कारावास हुआ। तो आरएसएस का कंट्रीब्यूशन देश के लिए अगर कुछ है तो देश में अराजकता फैलाना, बम ब्लास्ट के द्वारा देश में अराजकता का माहौल पैदा करना। इसलिए उनके ऊपर जो 2011 में जो कोर्ट में जो चार्जशीट दाखिल किया था, उसके ऊपर यह आरोप है चार्जशीट के अंदर कि उन्होंने केवल बम ब्लास्ट नहीं किया, देश का संविधान बदलने का साजिश करना, साजिश रचना, ये उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा है। आरएसएस के संबंधित लोगों के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा है।
अभी भी कई कोर्ट में उनकी केसेस चल रही है पुरोहित प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर। तो इस आधार पर आरएसएस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये जो ब्राह्मण रत्न में आरएसएस के ब्राह्मणों का जो स्तुतिगान किया है, उनकी तारीफ की है, उनका प्रशंसा की है, वो वन साइड बता रहे, उनका दूसरा साइड नहीं बता रहे। उनको लिखना चाहिए था कि आरएसएस के ऊपर, आरएसएस से संबंधित लोगों के ऊपर 3 लोगों के ऊपर आजीवन कारावास हुआ है। 2006 में नांदेड़ में बम ब्लास्ट आरएसएस के कार्यकर्ता के घर में हुआ है। अलग अलग राज्यों में उनके ऊपर केसेस चल रही है। ये क्यों नहीं लिखा? ये भी लिखते हैं निष्पक्षता से। ये जो 29 ब्राह्मीण है, अभी हाल ही में डीआरडीओ का संचालक, हेड साइंटिस्ट का दिमाग, जिसका ब्रेन बढ़िया दिमाग होता है, वो साइंटिस्ट है डॉक्टर प्रदीप कुरुलकर, पुणे का रहने वाला, खानदानी आरएसएस का कार्यकर्ता। उसने भारत की गोपनीय जानकारी, गुप्त जानकारी पाकिस्तान को भेज दी। हजारों पन्नों का चार्जशीट दाखिल हुआ है, मगर उसकी खबर कहीं पर भी नहीं आई है, किसी मीडिया में नहीं आई है, सो कॉल्ड राष्ट्रीय मीडिया में नहीं आई है। डॉक्टर प्रदीप कुरुलकर देवेंद्र फडणवीस के साथ सावरकर के नाम पर जो यात्रा निकाली थी, उसमें कई कार्यक्रमों में डॉक्टर प्रदीप कुरुलकर स्वतः शामिल थे। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि डॉक्टर प्रदीप कुरुलकर ये लेटेस्ट उदाहरण है जो आरएसएस का वर्कर है और राष्ट्रद्रोही ब्राह्मण है। ये है आरएसएस का प्रोडक्ट, ये मोहन भागवत का प्रोडक्ट। वो ब्राह्मण है, चित्पावन ब्राह्मण है, इसीलिए उसका कोई राष्ट्रीय खबर नहीं है, हेडिंग की खबर नहीं है, उसके ऊपर कोई डिबेट नहीं है। तो आरएसएस का कंट्रीब्यूशन देश के लिए क्या है? ये और आज आरएसएस का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि 2014 में ईवीएम घोटाला करके देश की केंद्रीय सत्ता पर कब्जा करना। लोग कहेंगे कि आरएसएस एक सामाजिक संगठन है, बीजेपी एक राजनीतिक संगठन है। जब फरीदाबाद की मीटिंग हो रही थी, उस मीटिंग में बीजेपी के एमपी वहां मौजूद थे। जैसा आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है, फरीदाबाद की गुप्त मीटिंग का जो वीडियो है, उस वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट बनाकर बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल किया था करकरे जी ने। इस आधार पर यह हम कह सकते हैं कि आरएसएस एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। उसी तरह भाजपा अर्थात भारतीय जनता पार्टी, यह भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। क्या काम है उनका? आरएसएस के टेररिस्ट ग्रुप के साथ गुप्त मीटिंग में जाने का क्या मतलब है? प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जिसने मालेगांव बम ब्लास्ट करवाया, उसका फोन टैपिंग के जरिए से यह बात रिकॉर्ड में आई, मीडिया में भी आई। वो खुद कह रही है कि इतने कम लोग क्यों मरे, वो खुद कह रही है। वो एक टेररिस्ट महिला आज कहां पर है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो आरएसएस और बीजेपी का जो कंट्रीब्यूशन है कि अल्पसंख्यक ब्राह्मणों का बहुसंख्यक मूल निवासी लोगों पर जो कब्जा थोपने के लिए पहले वो बम ब्लास्ट का सहारा ले रहे थे, फसाद का सहारा ले रहे थे, आज उन्होंने ईवीएम घोटाला करके 2014 और 2019 में अल्पसंख्यक ब्राह्मणों का बहुसंख्यक लोगों पर कब्जा किया है। आज ही मैंने एक बीजेपी के सांसद का एक वीडियो सुना। वो पब्लिकली कह रहा है वो बीजेपी का सांसद कि आप नोटा को वोट डालो या आप किसी को भी वोट डालो, आप किसी भी कैंडिडेट को वोट डालो, किसी भी सिंबल पर वोट डालो, वोट कमल को ही जाएगा। बीजेपी को इसीलिए वोट दो क्योंकि आपका वोट किधर भी डालो बीजेपी के खाते में आएगा। ये सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है।
बीजेपी के एमपी ने मान्य किया। ये राष्ट्रद्रोही कार्य करने में आज ब्राह्मण लोगों को शर्म क्यों नहीं लग रही है, कुरुलकर जैसे लोगों को? क्योंकि ईवीएम का घोटाला करके वो सत्ता पर बैठे हुए। इसलिए ब्राह्मण रत्न इस किताब में, चाहे हेडगेवार हो, चाहे गोलवलकर हो, चाहे देवरस हो, चाहे दत्ता ठेंगड़ी हो, इनका जो बखान किया है वो बखान वन साइड किया है। उनका दूसरा बखान, आज जो देश पर ब्राह्मणों का अल्पसंख्यक 3.5% ब्राह्मणों का देश पर कब्जा है, ये कब्जा हिंसा, आतंकवाद और जजेस को ब्लैकमेल करके किया हुआ कब्जा है। रंजन गोगोई इसका लेटेस्ट उदाहरण है। इस आधार पर यह देखा जा सकता है कि आरएसएस का कंट्रीब्यूशन क्या है। उसमें एक दत्ता ठेंगड़ी का एक जिक्र है, राज्यसभा का मेंबर था, उसने आरएसएस का ट्रेड यूनियन बनाया, वकीलों का संगठन बनाया, समरसता के लिए में काम किया, ये उसका कंट्रीब्यूशन इसमें जिक्र है। मगर इसमें एक जिक्र ही आया है कि वो अंबेडकरी लोगों के संपर्क में थे, बाबा साहब अंबेडकर के संपर्क में थे। गलत है। इसका कोई आधार, इसका कोई सबूत, इसका कोई फोटोग्राफ्स नहीं है उनके पास। दत्तोपंत ठेंगड़ी के द्वारा जो किताब लिखी गई और उसमें सारी मिथ्या बातें, सारी झूठी बातें हैं, क्योंकि आरएसएस का ही थॉट है झूठ को एक बार मत बोलो, झूठ को 1000 बार बोलो, ताकि लोगों को यकीन लगे, विश्वास लगे। हाँ, ये बात सही है। आरएसएस और बीजेपी के ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा डर अगर किसी व्यक्ति का लगता है, किसी व्यक्ति की विचारधारा का लगता है, वो व्यक्ति है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर। दत्ता ठेंगड़ी का एक खत मैंने पढ़ा था, संशोधन के दरमियान वो खत मुझे मिला था। जब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के जन्म को 100 साल पूरे हुए, यानी शताब्दी वर्ष था, इस मौके पर दत्ता ठेंगड़ी ने नागपुर के बड़े अंबेडकराइट नेता वामनराव गोडबोले को खत लिखा था। वही वामनराव गोडबोले थे जिन्होंने 1956 में दीक्षा समारोह का आयोजन करने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। उनका यह बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो उन्होंने उनको खत लिखा। खत में क्या लिखा कि मैं सरसंघ चालक को मिलके आया हूं और ये हमारा तय हुआ है कि सरसंघ चालक के सामने मैं डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर संघ के लोगों को अंबेडकर का योगदान बताने वाला हूं, इसीलिए आप बाबा साहब अंबेडकर के साथ रहे हो और मुझे निम्नलिखित जानकारी चाहिए, और याद रखिए इसमें मुझे ये जानकारी तुरंत के तुरंत बता दीजिए ताकि मैं सर संघ चालक के सामने वक्तव्य बताऊं। सर संघ चालक कोई राष्ट्रपति है, दुनिया का बहुत बड़ा महान व्यक्ति है। शर्म आनी चाहिए आरएसएस के लोगों को। संघ शब्द भी बुद्धिस्ट लोगों का चुराया। संघ शब्द ब्राह्मणों का थोड़ी है, संघ शब्द ये बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट का है। कमल बुद्धिज्म का प्रतीक है, उसको चुराया। भगवा बुद्धिज्म का प्रतीक है, उसको चुराया। संघ बुद्धिज्म का शब्द है, उसको चुराया। चोट्टे लोग हो तुम लोग, तुम्हारा धंधा ही चोरी का है। अगर तुम शंकराचार्य को आदर्श मानते हो, अगर तुम परशुराम को आदर्श मानते हो, परशुराम की कॉन्सेप्ट को आदर्श मानते हो, तो ब्राह्मणवाद की कॉन्सेप्ट को आधार बनाकर आप बात करो ना। आप तो बुद्धिज्म की कॉन्सेप्ट को चोरी करके प्रचार कर रहे हो। खैर, दत्ता ठेंगड़ी ने उस खत में लिखा वामनराव गोडबोले को, मुझे खास ये जानकारी चाहिए कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का किन किन बौद्ध राष्ट्रों के साथ संपर्क था, कौन कौन से अंतरराष्ट्रीय भिक्षुओं के साथ संपर्क था, कौन कौन से अंतरराष्ट्रीय नेताओं के साथ उनका संपर्क था, उनके नाम और पते के साथ मुझे जानकारी दो।
इसका मतलब ये है कि सर्व संघ चालक के सामने भाषण देने का औचित्य नहीं था, बल्कि महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा भारत को बौद्धमय बनाने का जो उनका संकल्प था, वो संकल्प को जानना समझना ये आरएसएस के दत्ता ठेंगड़ी का मुख्य उद्देश्य था, ताकि इसको काउंटर किया जाए, जानकारी लेकर काउंटर किया जाए। साथियों, इसमें माड़गी, जैसे एक ब्राह्मण का जिक्र है, माड़गी के नाम पर एक संस्था भी बनाई है आज आरएसएस की, ऑफशूट विंग है माड़गी। और कुछ वर्ष पहले एक खबर आई थी, माड़गी संस्था और गोयंका की विपश्यना, ये माड़गी और गोयंका की विपश्यना कोलैबोरेट करके मेडिटेशन का काम महाराष्ट्र में और अलग अलग जगह करेंगे। इसका मतलब है कि गोयंका के द्वारा चलाए जा रहे विपश्यना को भी ब्राह्मणाइज करने के लिए माड़गी संस्था का प्रयोग किया जाएगा। श्रीपाद अमृत डांगे का इसके अंदर जिक्र किया गया है। कुछ माह पहले मोहन भागवत ने कम्युनिस्ट लोगों के खिलाफ एक किताब प्रकाशन पुणे में किया था और कम्युनिस्ट लोगों के खिलाफ काफी सारे बयानबाजी किया था, मगर श्रीपाद अमृत डांगे को इस चरित्र कोश में ये जो आरएसएस से जुड़े हुए ब्राह्मण हैं, इन्होंने उनको स्थान दिया। क्यों दिया होगा? वो तो कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक है, मुल्ता तिलक के अनुयायी है। श्रीपाद अमृत डांगे शाहू छत्रपति महाराज का विरोधी था। शाहू छत्रपति महाराज की हत्या करने में जिन तिलक के अनुयायियों ने योजना बनाई थी, उसमें वो शामिल थे। नचिकेलकर, एनसी केलकर और डांगे के द्वारा शाहू महाराज के खिलाफ कुछ खत केसरी में छापे गए थे और उसकी एक अलग से पुस्तिका बनाई गई थी और उसका हेडिंग था हमारे स्वराज्य द्रोही छत्रपति। यानी जनता को भड़काया जाए और पब्लिक मीटिंग में शाहू महाराज कभी जाएंगे तो उनकी ये किताबें गलत इंटरप्रेट किए हुए किताबें पढ़कर कोई माथे फिरू आदमी, कोई सिर फिरा आदमी शाहू महाराज का मर्डर करे, इस योजना पर डांगे और एनसी केलकर काम कर रहे थे। श्रीपाद अमृत डांगे का और क्या कंट्रीब्यूशन है? और एक कंट्रीब्यूशन है ब्राह्मण के लिए कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को हराने के लिए नेहरू को मदद करना। बॉम्बे से जब वो चुनाव के लिए खड़े थे, तब इसी डांगे ने और मेहता ने ये पब्लिक स्टेटमेंट दिया था कि अंबेडकर साहब को वोट देने की बजाय उस वोट का सड़ाओ और उनके अपप्रचार करने के कारण डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर हारे। और एक केस चुनाव आयोग के खिलाफ डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने किया, जिस केस का कोई जिक्र नहीं करते लोग। उसका कंट्रीब्यूशन यह है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को डॉक्टर मालवणकर और सविता कबीर के द्वारा हत्या करवाया गया। डॉक्टर अंबेडकर की नेचुरल डेथ नहीं थी, उनकी योजना बनाकर हत्या की गई थी और उसमें बड़ा रोल नेहरू का था और सहयोगी रोल वाजपेयी और अन्य लोगों का था और तीसरा सहयोगी रोल कॉमरेड डांगे और कॉमरेड पै का था। अंबेडकर अनुयायियों के द्वारा एक जांच आयोग का गठन हुआ था, डीआईजी सक्सेना आयोग, और 1957 में पार्लियामेंट के अंदर 8 एमपी अंबेडकर साहब के पार्टी के लोग चुनकर गए थे। उन्होंने डिमांड किया, 36 लोगों ने वॉकआउट किया, तब जाकर नेहरू और गृह मंत्री को मजबूर होकर घोषणा करना पड़ा और रिपोर्ट की कॉपी दिखाकर कहा कि रिपोर्ट रेडी है मगर इसको सार्वजनिक नहीं कर सकते, ये बहुत संवेदनशील है। लगभग 89 लोगों का साक्ष्य था, उसमें वो एमपी लोग भी थे जो अंबेडकर साहब के
अनुयायी थे, कट्टर अनुयायी थे, उनका कहना था कि संसद के पटल पर नहीं रख रहे तो कम से कम हमको दिखाओ। उनको नहीं दिखाया। फिर गृह मंत्री ने, गोविंद बल्लभ पंत ने यह जाहिर किया कि पार्लियामेंट के 2 माननीय सदस्य को दिखा सकते हैं। उनको लगा हम होंगे तो उनका नाम नहीं लिया। 2 माननीय सदस्यों का नाम था, श्रीपाद अमृत डांगे और कॉमरेड पै। अब ये बाबा साहब अम्बेडकर के पार्टी के कार्यकर्ता थे क्या? उनके अनुयायी थे क्या? जीवन भर तो उनका विरोध किया। इस आधार पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो डेथ का इंक्वायरी करने वाला रिपोर्ट था डीआईजी सक्सेना आयोग, उस आयोग को सार्वजनिक नहीं किया जाए, इस षड्यंत्र में वाजपेयी भी शामिल थे और श्रीपाद अमृत डांगे भी शामिल थे। ये श्रीपाद अमृत डांगे का काला चरित्र है जो उन्होंने नहीं बताया, हम बता रहे हैं। साम्यवाद, साम्यवाद किसको कहा, साम्यवाद किसको कहते हैं? श्रीपाद अमृत डांगे मार्क्स का साम्यवाद नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं। डांगे लेनिन और माओ का साम्यवाद नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर डांगे और इन लोगों को ड्रम बॉयज कहते थे, फालतू बच्चे, ड्रम बॉयज। डांगे ने एक किताब लिखी है प्रिमिटिव कम्युनिज्म, उसके अंदर उसका हिंदी अनुवाद हुआ आदि भारत। उसके अंदर डांगे ने यह बात लिखी हुई है कि साम्यवाद का उगम मार्क्स की दास कैपिटल में नहीं है, साम्यवाद का उगम वेद में, ऋग्वेद में है। कितना बड़ा महान आदमी है डांगे कि साम्यवाद का उगम वो ऋग्वेद में बता रहे। उसमें कहा है कि ब्राह्मण का इकट्ठा आना, गोमांस खाना, शराब पीना, यह साम्यवाद है। उसमें खुद लिखा कि 5 पांडवों के द्वारा एक महिला का उपभोग करना यह साम्यवाद है। ऐसे मान डांगे थे। उनकी महत्ता जितनी गाय उतनी कम है। इस ग्रंथ में कई ब्राह्मणों के जिक्र किए, वासुदेव बलवंत फड़के, चापेकर बंधु, विदा सावरकर। चापेकर बंधु, वासुदेव बलवंत फड़के या सावरकर बंधु ये कोई देशभक्त नहीं थे, ये आतंकवादी थे। चिरोल आयोग गठित किया गया था और चिरोल आयोग में यह बात सब प्रमाण सिद्ध हुई थी कि पूना के चितपावन ब्राह्मण लोगों ने जगह जगह पर हिंसा का अभियान करवाया। भारत की पहली फसाद बाल गंगाधर तिलक के द्वारा हुआ। आधुनिक भारत का आतंकवाद का जनक बाल गंगाधर तिलक है। बॉम्बे में और पूना में पहला फसाद जो हुआ वो तिलक के द्वारा करवाया गया। प्लेग के नाम पर, धर्म के उन्माद के नाम पर मस्जिदों के सामने ढोल बजाए गए, लोगों को उकसाया गया। याद रखो, महात्मा ज्योतिबा फुले जब तक जिंदा थे तब तक महाराष्ट्र में, भारत में फसाद नहीं हुआ। महात्मा राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले के देहांत होते ही सत्यशोधक आंदोलन को तबाह और बर्बाद करने के लिए तिलक के द्वारा फसाद करवाया गया। सेनापति बापट ये तिलक के सहयोगी थे और उनको यूरोप में इसलिए भेजा गया था कि बम कैसे बनाया जाए। शाहू महाराज ने ब्रिटिश अधिकारियों को लिखकर दिया था कि भारत में बम बनने का कार्यक्रम शुरू हो गया है। और जब मैंने आपको बताया था तब आप लोगों ने मुझे इग्नोर किया था और मेरी बात को तवज्जो नहीं दिया था। मगर जब बम ब्लास्ट हुए तब पता चला कि ये बम ब्लास्ट तिलक कंपू के द्वारा किया जा रहा है।
और तिलक के घर में जो चीजें पकड़ी गई उसमें एक गोपनीय यानी सांकेतिक लिपि में बम कैसे बनाया जाता है ऐसी नोटबुक मिली, पोथी मिली। शाहू छत्रपति महाराज को मारने का प्लान भी तिलक के द्वारा किया गया था। शाहू छत्रपति महाराज और नासिक जिले के कलेक्टर का करीबी संबंध था, वो उनको चाहते थे। शाहू महाराज के भाई का और नासिक जिले के कलेक्टर का दोस्ती था और योजना बनाकर सावरकर बंधु ने नासिक के कलेक्टर को मार डाला ताकि शंका शाहू महाराज के भाई के ऊपर आ जाए। और आखिर में प्रोफेसर तोपखाने के सामने तिलक ने ये जाहिर तौर पर कहा था कि शाहू महाराज ब्राह्मणेतर लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को जगाने का, उनको शिक्षा का अधिकार देने का और ब्राह्मणवाद के खिलाफ उनको संगठित करने का अभियान अगर त्यागते नहीं है तो जैसा हम लोगों ने रैंड और जैक्सन का मर्डर किया उसी तर्ज पर हम शाहू महाराज का भी मर्डर करेंगे। तो ये टेररिस्ट ग्रुप है। तो जिन ब्राह्मणों को ब्राह्मण रत्न कहा जा रहा है, ये ब्राह्मणेतर आंदोलन को रोकने के लिए हिंसा अभियान का इस्तेमाल किया और चिरोल रिपोर्ट के आधार पर ही बाल गंगाधर तिलक को जेल में डाला गया था। मंडाले जेल में क्यों डाला गया था? और जो चिरोल रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को शाहू छत्रपति महाराज ने, जो कायस्थ प्रोफेसर थे डोंगरे, इनके द्वारा मराठी में तर्जुमा किया, अनुवाद करवाया दोनों खंडों का और उनको बख्शीश भी दिया डोंगरे साहब को कि आपने उसका अनुवाद सही करवाया। तिलक आतंकवादी थे, महाराष्ट्र में आतंकवादी गतिविधि में शामिल थे, उस रिपोर्ट में दर्ज है। और तिलक ने बंगाल में जाकर वहां भी फसाद करवाने का काम किया और केसरी के द्वारा फसाद कार्य को उकसाया। तो तिलक का जो महती ये लोग गा रहे हैं ये सही नहीं है। तिलक शाहू महाराज के विरोधी थे। इसमें दादा साहेब खापर्डे, एक ब्राह्मण है दादा साहेब खापर्डे, जो तिलक के बाद में रिश्तेदार भी बने, जो मुल्ता अमरावती के थे। दादा साहेब खापर्डे, तिलक और बेलगांव का बेलवी, भोपटकर, ये ब्राह्मण लोगों ने मिलकर शाहू महाराज की हत्या करवाने की योजना बनाई थी। शाहू महाराज का चरित्रानंद इन ब्राह्मणों ने करवाया। अखबारों में शाहू महाराज को गालियां दिया। शाहू महाराज के खिलाफ अलग अलग तरह के षड्यंत्र रचाए। शाहू महाराज को वेदोक्त के नाम पर शूद्र कहकर अपमानित किया। ये जो ब्राह्मण रत्न पुरस्कार, ब्राह्मण रत्न जो किताब प्रकाशित हुआ, राहुल सोलापुरे, ये वो ब्राह्मण आर्टिस्ट है, वहां वो वक्ता था और बड़े गर्व भाव से उस दिन कह रहा था कि ब्राह्मणों को रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है और ब्राह्मणों ने कभी दूसरे के हिस्से का खाया नहीं। अरे राहुल सोलापुरे, ईडब्ल्यूएस, जब ये पार्लियामेंट में आरएसएस बीजेपी के लोग उन्हें जोर जबरदस्ती से पारित किया तब तुम कहां मर गए थे? ओबीसी का खाया। ये और राहुल सोलापुरे वो ऐसा आर्टिस्ट है जिसने शाहू महाराज का किरदार अदा किया और फुले शाह अम्बेडकर को उस दिन गालियां दिया। तिलक के द्वारा वेदोक्त प्रकरण चलाया गया ताकि लॉर्ड कर्जन को यह कहा जाए, और ऐसा राजोपाध्याय ने लिखित में दिया और उसमें यह कहा कि रानी का जो डिक्लेरेशन है, धार्मिक विवाद के मामले में हम हस्तक्षेप न करें। हम चाहे मराठों को शूद्र कहे या शाहू महाराज को हम शूद्र कहे, ये हमारा धार्मिक मैटर है, इसमें ब्रिटिश सरकार हस्तक्षेप न करे। ब्राह्मण लोगों ने योजना बनाकर शाहू महाराज के खिलाफ योजना बनाई थी। इसमें तिलक मास्टरमाइंड था। तो तिलक की महती हम नहीं मान्य कर सकते। तिलक ने बैकवर्ड कास्ट के लोगों को
कम्युनल राइट्स का विरोध किया, तेली, तंबोली और कुनबटों को क्या संसद में जाकर हल चलाना है, ये उनका स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट है स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और वो मैं लेकर रहूंगा। स्वराज का मतलब उनका पेशवाई है, स्वराज का मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वराज्य नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज का अगर स्वराज्य होता तो तिलक को मारने का कट कारस्तान ये आतंकवादी तिलक क्यों करते? तो इस आधार पर तिलक का जो गुण गौरव किया गया है वो मिथ्या है। इसके अंदर राजवाड़े, विका राजवाड़े का भी एक चरित्र कोश आया है। विका राजवाड़े क्या है? इसको कभी कभी हम कहते, उपरोध में कहते ये विकार राजवाड़े है। विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े ये उनका नाम है, मगर इसका शॉर्ट नाम है विकार राजवाड़े, विकार राजवाड़े। इन्होंने डुप्लीकेट साधन बनाए, मराठाओं के इतिहास लेखन के नाम पर डुप्लीकेट साधन बनाए। और सबसे बड़ा डुप्लीकेट साधन क्या बनाया कि रामदास को शिवाजी महाराज का गुरु बताया, और रामदास छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु है। इसके लिए ढेर सारे बनावट डुप्लीकेट कागजों का निर्माण किया, और जिसको बाद के ब्राह्मणों ने हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट मानकर ये डुप्लीकेट गुरुओं को छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन चरित्र भ्रष्ट करने के लिए, छत्रपति शिवाजी महाराज का ब्राह्मणाइजेशन करने के लिए रामदास का उपयोग किया। मामा देशमुख 88 ईयर के ओल्ड के और बहुजन समाज के सबसे बड़े जाने माने इतिहासकार है। इन्होंने पहली बार सिद्ध किया था, इस पर बड़ा विवाद हुआ था, कोर्ट तक मामला गया था, और पीबी सावंत उस समय वकील थे, बाद में वो जज बने, उन्होंने उनकी केस लड़ी और उसमें ये प्रूव हो गया कि रामदास छत्रपति शिवाजी महाराज का गुरु नहीं है। जस्टिस नलावड़े साहब, इन्होंने भी हाई कोर्ट के जज है, इन्होंने भी जजमेंट दिया कि रामदास गुरु नहीं है। दादू कोंडदेव गुरु है क्या? ब्राह्मण लोगों की और 2-3 ब्राह्मणेतर लोगों की, 7-8 लोगों की एक कमेटी बनी, और उस कमेटी ने सरकार को रिपोर्ट दिया दादू कोंडदेव शिवाजी महाराज के गुरु है। ऐसा एक भी रिकॉर्ड नहीं मिलता है। तो विका राजवाड़े के द्वारा नंबर 1 काम हुआ, काल्पनिक लोगों को या मिथ्या बातों को हिस्ट्री के तौर पर तवज्जो दिया गया, जो आज रिजेक्ट हो गई। दूसरी उसकी बहुत बड़ी गलती वो ये है कि ज्ञानेश्वर के द्वारा जो ज्ञानेश्वरी का पोथी लिखा गया, जिसको मराठी में बाढ़ कहते हैं, उसका हस्तलिखित कॉपी उपलब्ध था, और उसको खोजबीन में वो कॉपी मिल गया था, और उसका एक बायोग्राफी उसके एक अनुयायी ने लिखा है, और उसके ऑथेंटिक बायोग्राफी में यह बात का जिक्र है कि राजवाड़े के पास जब वो कॉपी है, ऐसा उसके स्पर्धक ब्राह्मण, चाहे वो हनापटे, और हनापटे का भी यह जिक्र है, वो शायद वो उसको मिला, और जब उसको पता चला कि मेरा स्पर्धक दुश्मन को ये जानकारी मिली, तो उसने गुस्से से आकर उसकी कॉपी को दिखाया, और थोड़ी देर में वो ज्ञानेश्वरी की कॉपी ली, और जो खिचड़ी पकाने के लिए, चावल पकाने के लिए जो चूल्हा लगाया था, उस चूल्हे में जाकर वो डाल दी। पुराना कागजात था, आधे से ज्यादा जल गई, और वो ब्राह्मण वहां चला गया, उसने उसको निकाला, और बाद में उसने कहा कि आपने ये क्यों किया? तब राजवाड़े ने कहा कि पता नहीं, मेरी मनस्थिति अचानक कैसी बिगड़ गई। उसको पानी पिलाया, वो शांत हुआ, और बाद में कहा ये अब बची हुई ज्ञानेश्वरी तुम्हारे पास रख। और फिर 5-6 साल बाद वो उसके पास गया, और उसके पास से वो कॉपी लिया, और बाद में उसको डिस्ट्रॉय किया। ऐसा क्या था उस ज्ञानेश्वरी में कि उसको जलाने के लिए वो मजबूर हुआ? ये इतिहासकार लोग जानना चाहते हैं, हम बहुजन लोग जानना चाहते हैं। ज्ञानेश्वरी के पहले अध्याय में बुद्ध का जिक्र है। आज की जो भ्रष्ट की हुई एकनाथ की कॉपी, उसके अंदर भी
बुद्ध का जिक्र है। शायद ज्ञानेश्वरी जो मूल ज्ञानेश्वरी थी उसके अंदर बुद्ध का डायरेक्ट प्रभाव नजर आया होगा, और बुद्ध धर्म का घृणा करने वाले राजवाड़े ने शायद मूल ज्ञानेश्वरी को जलाया होगा। ये उसका कंट्रीब्यूशन है। प्रज्ञात्रे का इस ब्राह्मण चरित्र कोश में जिक्र आया है। उन्होंने एक बायोग्राफी लिखी है, उस बात का इसमें जिक्र आना चाहिए था। सिंपल जानकारी है, प्रज्ञात्रे क्या है, मराठा अखबार चलाते थे वगैरह वगैरह, समाजवादी ब्राह्मणों का वो एक नेता था। उसी प्रज्ञात्रे ने करेचे पानी नामक अपने बायोग्राफी में इस बात का जिक्र किया है 1934 को ब्रिटिश काल में जो पेशवा दफ्तर था, यानी पेशवाओं के जो रिकॉर्ड्स थे उनको संकलित करने का जो बड़ा काम ब्रिटिश लोगों ने कुछ ब्राह्मण विद्वानों के ऊपर सौंपा था। उसमें दत्तो वामन पोद्दार एक थे और कोई कुलकर्णी थे। उसमें से एक ब्राह्मण ने उनको ये बात बताई और उनको ही शर्त पर बताई कि इस बात को आप सार्वजनिक न करें। मगर प्रज्ञात्रे ने अपने बायोग्राफी में उस बात का जिक्र किया कि उन्होंने कहा एक ब्राह्मण, उस कमेटी के एक ब्राह्मण ने मुझे बताया कि जो पेशवा दफ्तर का जो खोजबीन चल रहा था उसके अंदर नाना फडणवीस की रखेल औरतों की और उनकी नाजायज संतानों की लिस्ट मिली, क्योंकि वो चंदा देते होंगे तो लिख कर रखते होंगे, लिख कर रखा, इसीलिए वो रिकॉर्ड सामने आया। तो इतना पुराना वो रिकॉर्ड था, धूल से भरा हुआ था, मगर जो भी रिकॉर्ड हमारे सामने आ रहे थे हमको रिकॉर्ड में लेना था क्योंकि उसका हमें पैसा मिल रहा था। तो जब काम पूरा हुआ हम निकल पड़े और हम सभी लोगों ने मीटिंग करके तय किया कि ये बात का क्या प्रतिक्रिया होगी। उस बात का अंदाजा लगाते हुए ये तय किया कि जो भी हो हम संशोधक है, इसीलिए हमारी इच्छा के बगैर हमें इसको रिकॉर्ड में लाना होगा, ये तय हुआ। मगर एक आदमी ने कुछ बहाना करके अंदर चला गया और उसने ग्लास भर पानी लिया और वो कागजात बाहर लेकर जाएगा तो पकड़ में आएगा, ब्रिटिशों का राज था, इसलिए उसने सारे कागजात को रगड़ दिया और गट-गट करके उसको पी लिया, ऊपर से 2-4 ग्लास पानी ले लिया, डकार दिया। तो अत्रे ने अपने बायोग्राफी में लिखा है, ऐसे वो संशोधक है कि जैसे कोई वो रिकॉर्ड बाहर आने से उसके ही बापजादाओं की नाजायज लिस्ट सामने आने वाली थी क्या, ऐसे संशोधक है वो लोग। वो कौन थे? दत्तो वामन पोद्दार। ये कंट्रीब्यूशन है। तो कई ब्राह्मण हैं जिसमें इसमें जिक्र आया है, और उन ब्राह्मणों का योगदान क्या है। जैसे एक बम पुरंदरे का इसमें जिक्र आया है, बलवंत पुरंदरे, ये आरएसएस के पूर्णकालीन प्रचारक थे। इनको लिखना था पेशवाओं का चरित्र, मगर आरएसएस के लोगों ने कहा पेशवाओं का चरित्र लिखोगे तो चितवान ब्राह्मणों को गौरव लगेगा, मगर मराठा लोगों को, ओबीसी लोगों को, बैकवर्ड कास्ट के लोगों को आरएसएस में अगर घसीटना है, ब्राह्मणवाद को पुनर्जीवित करने के काम पर लगाना है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन चरित्र लिखो। ये जीवन चरित्र बम पुरंदरे के द्वारा लिखा गया, और उस जीवन चरित्र में दादू कोंडदेव का महानता दिखाई गई है। दादू कोंडदेव की तारीफ पर तारीफ दिखाई गई है, और इतनी तारीफ की गई, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया, उन शब्दों का ही प्रयोग जेम्स लेन की किताब में ट्रांसलेट के तौर पर इस्तेमाल किया। दादू कोंडदेव को गुरु दिखाया, और भांडारकर से जुड़े हुए ये भी ब्राह्मण थे, भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट,
वो जो बदमाश ब्राह्मणों का ग्रुप था, उन बदमाश ब्राह्मणों के ग्रुप ने बमो पुरंदरे के जीवन चरित्र से संदर्भ को आधार बनाकर जेम्स लेन की किताब लिखी गई माइंड पुरंदरे का था। और उस किताब में शहाजी राजा भोसले को छत्रपति शिवाजी महाराज का पिताजी दिखाने के बजाय ब्राह्मण दादू कोंडदेव को बायोलॉजिकल फादर यानी नैसर्गिक पिता दिखाया है। उसमें मां साहब जिजाऊ का चरित्रानंद किया गया, छत्रपति शिवाजी महाराज का चरित्रानंद किया गया। जेम्स लेन की किताब में शहाजी राजे भोसले का चरित्रानंद किया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज का कार्य कर्तृत्व का वर्णन क्या किया गया कि जिजाबाई ये त्यागी हुई महिला थी, छोड़ी हुई महिला थी, और अपनी दुखी माता को खुश रखने के लिए शिवाजी महाराज शौर्य दिखा रहे थे। यानी शाहजी राजा के द्वारा जिजाबाई दुखी थी और शाहजी राजा को हराने के लिए या शाहजी राजा को कम दिखाने के लिए शिवाजी जो शौर्यता दिखा रहे थे। क्या बात है, कौन सा इतिहास है? यही वो पुरंदरे था, उसने जेम्स लेन के किताब का प्रचार किया। सोलापुर के भाषण में कहा, अखबारों में छपकर आया है कि यह किताब हर एक व्यक्ति को रखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा चरित्र है, अंग्रेजी में लिखा हुआ है। वाला मंजूर अभी जिंदा है, भांडारकर का ब्राह्मण, उसने भी एक किताब लिखी है मेरे परदेशी दोस्त, उसके अंदर जेम्स लेन का एक चैप्टर है। और यही भांडारकर ब्राह्मणों ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस किताब पर से पाबंदी हटाई 2006 और 2009 में। और आरएसएस के वाजपेयी और आरएसएस के संगठन ने भांडारकर संस्था को प्रोटेक्शन किया और 2006 में केंद्रीय बजट से 6 करोड़ रुपए भांडारकर संस्था को देने में मदद किया। आरएसएस का प्रचारक पुरंदरे, आरएसएस के ब्राह्मणों ने छत्रपति शिवाजी महाराज का चरित्रानंद किया और आरएसएस के केंद्रीय स्तर के ब्राह्मण लोगों ने भांडारकर संस्था का प्रोटेक्शन किया। यह इस बात का सबूत है कि आरएसएस के लोगों ने संगठित रूप से शिव चरित्र के नाम पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छत्रपति शिवाजी महाराज का चरित्रानंद किया। यह पुरंदरे का कंट्रीब्यूशन, यह भागवत का कंट्रीब्यूशन, यह है आरएसएस का कंट्रीब्यूशन। उस किताब पर आज भी पाबंदी नहीं है। आज बीजेपी की केंद्र में सत्ता है, महाराष्ट्र में सत्ता है, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेते हैं, संभाजी महाराज का नाम लेते हैं, मगर आज सबसे ज्यादा गालियां मराठाओं को देते हैं। केवल बहुजन समाज का इस्तेमाल करने के लिए हमारे महापुरुषों का नाम लेते हैं और जब उनका इस्तेमाल हो गया उनका चरित्र हनन कर दिया। पुरंदरे का एक दोस्त था और वो नांदेड़ महाराष्ट्र में रहता था, उसका नाम है नरहर कुरुंदकर। नरहर कुरुंद के ऊपर मैंने पीएचडी किया है। नरहर कुरुंदकर के माइंड को मैं भली भांति जानता हूं। नरहर कुरुंदकर नामक ब्राह्मण इतना षड्यंत्रकारी ब्राह्मण था कि शिवाजी सावंत को आगे करके कादंबरी लिखा, नॉवेल लिखा, जो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सेलिंग करने वाली, सबसे ज्यादा विक्रमी यानी सबसे ज्यादा बुक सेलर किताब नॉवेल माना जाता है। उस किताब की प्रस्तावना कुरुंदकर ने लिखी और उस नॉवेल को कैसा लिखा जाना चाहिए, उसकी थीम क्या होनी चाहिए, लगभग 2 साल 2.5 साल वो लेखक के साथ बैठकर ये नॉवेल लिखा गया, जो ब्राह्मणीकरण करने के लिए लिखा गया। यह नॉवेल क्यों लिखा गया? वासी बेंद्रे के द्वारा असली संभाजी महाराज का जीवन चरित्र आया, जिसमें संभाजी महाराज नायक है और ब्राह्मण पेशवा खलनायक है, छत्रपति शिवाजी महाराज नायक है, ब्राह्मण पेशवा खलनायक है। इसको काउंटर करने के लिए मराठी में नॉवेल लिखी गई
और कानेटकर नामक ब्राह्मण ने नाटक लिखा रायगढ़ला जेव्हा जाग येते, यानी रायगढ़ जब जग जाता है, ऐसा नाटक लिखा गया। और उस नाटक और नॉवेल के जरिए से जो वासी बेंद्रे के द्वारा वास्तविक इतिहास सामने आ रहा था, उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए ये नॉवेल का इस्तेमाल किया। पुरंदरे के साथ इनका पत्राचार होता था, पुरंदरे के दोस्त थे पुरंदर, ये समाजवादी ब्राह्मण थे। इस ब्राह्मण रत्न में केवल आरएसएस के ब्राह्मणों का संक्षिप्त जीवन चरित्र नहीं दिया, कम्युनिस्ट ब्राह्मण, समाजवादी ब्राह्मण भी इसके अंदर है। यानी आज जो अलग अलग विचारधारा के लोग नजर आते, कम्युनिस्ट वाले आरएसएस के ऊपर बोलते, आरएसएस वाले कम्युनिस्ट के ऊपर बोलते, कांग्रेस के ऊपर बोलते, ये सारे एक ही है। सनातनी और प्रगतिशील कहने वाले ब्राह्मण सारे के सारे एक है। यह ब्राह्मण रत्न नामक किताब इस बात का सबूत है। जिन जिन ब्राह्मणों ने दावपेच के तौर पर अलग अलग विचारधाराओं में काम किया, लक्ष्य ब्राह्मणवाद को मजबूत करना था, तो पुरंदरे आरएसएस का ब्राह्मण था, लक्ष्य छत्रपति शिवाजी महाराज का ब्राह्मणीकरण करना था। और कुरुंदकर नामक ब्राह्मण ने भी छत्रपति शिवाजी महाराज का चरित्र हनन किया। और उसने मागोवा नामक किताब में खुले तौर पर यह लिखा कि औरंगजेब की एक लड़की शिवाजी की प्रेयसी थी, ऐसा प्रवाद है, और दूसरी का संभाजी पर प्रेम था, ऐसी गप सुनाई देती है, और संभाजी ने औरंगजेब को लड़की मांगी थी। यहां तक कि उसने यह दावा किया कि जैसे अकबर को जनान खाने हैं, उसी तरह शिवाजी को भी जनान खाने हैं। यानी कुरुंदकर उस समय लिख रहा था, उसको ये इस बात का भी डर नहीं था कि छत्रपति शिवाजी महाराज का चरित्र हनन करने पर मराठा लोग उसके खिलाफ हो सकते हैं। यही वो कुरुंदकर ब्राह्मण है जिसने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का नाम मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी को नहीं मिलना चाहिए, इसके लिए पहल किया। और पुणे के समाजवादी ब्राह्मण और नांदेड़ का समाजवादी ब्राह्मण दोनों ने मिलकर महाराष्ट्र में ओबीसी और मराठा लोगों को अंबेडकराइट आइडियोलॉजी के खिलाफ खड़ा किया, खासकर कि मराठा लोगों को अंबेडकरवाद के खिलाफ मराठवाड़ा शब्द से किया, जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज का चरित्र हनन किया। ये बात आज मराठा लोगों को समझ में आ रही है, मगर उस समय अज्ञानी मराठा लोगों को उनकी जातीय अस्मिता को तवज्जो दिया गया और मराठवाड़ा नामांतर यूनिवर्सिटी के नाम पर मराठा वर्सेस अंबेडकराइट लोगों में फसाद करवाने का काम नरहर कुरुंदकर ने किया। सच्चाई क्या है? क्या वास्तव में छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज औरंगजेब के दोनों लड़कियों के साथ उनका प्यार मोहब्बत था क्या? अभ्यंकर नहीं बताएगा, कुरुंदकर की नालायकी अभ्यंकर नहीं बताएगा, हर्डीकर नहीं बताएगा, या ये जो फडणवीस है ये नहीं बताएगा, हमें बताना पड़ रहा है। उन्नीस 1915 में भारत इतिहास संशोधन मंडल का एक अंक पब्लिश हुआ और उसमें संभाजी और जेबुनिसा नामक एक आर्टिकल पीएन पटवर्धन के द्वारा लिखा गया। उसने अपने लेख में स्पष्ट तौर से लिखा गया कि संभाजी का संबंध कोई दुराचारी बताया जाता है और नॉवेल कथाओं के द्वारा उसका चरित्र हनन किया जाता है, और सरदेसाई और अन्य लोग जो संभाजी महाराज को चरित्रहीन बताते हैं, ये इसमें तथ्य नहीं है। और प्रोफेसर यदुत जदुनाथ सरकार का मॉडर्न रिव्यू में 1916 के जनवरी के अंक में का हवाला देकर भी उन्होंने लिखा है। और भूदेव मुखर्जी नामक एक बंगाली नॉवेलिस्ट था, उसने जेबुनिसा का संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ दिखाया है, तो उन्होंने कहा यह गलत है।
और पटवर्धन ने 1915 में भारत इतिहास संशोधन मंडल के आर्टिकल में पेज नंबर 145 पर लिखा है कि जेबुनिसा यह सन 1681 के बाद तक दक्षिण में कभी आई ही नहीं थी और उसका संबंध 1689 या उसके पहले संभाजी के साथ था। ऐसा कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। पटवर्धन महोदय ने 1915 में लिखा और 1961-1960-65 के बाद आर्टिकल लिखे गए और वो मागोवा नामक किताब में कुरुंदकर ने जीते जी प्रकाशित किए। पुणे का देशमुख एंड देशमुख कंपनी इसको प्रकाशित करते, आज भी करते हैं। तो आज भी उस प्रकाशन पर बैन करनी चाहिए जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज का संबंध औरंगजेब की दोनों लड़कियों के साथ दिखाया जाता है। क्या उनको मालूम नहीं था क्या कुरुंदकर को? भारत इतिहास संशोधन के इतिहासकार, ब्राह्मण इतिहासकार पटवर्धन ने इस बात को खुलासा किया है कि जोगुनिसा जिंदगी भर महाराष्ट्र में कदम नहीं रखा था। अरे जब मिले ही नहीं तो उनका प्यार मोहब्बत कहां से हुआ? यही लाइन है मनोहर भिड़े एक बोटे संभाजी महाराज को धर्मवीर कहते हैं और बखर जो गलत ब्राह्मणों के माइंड में जो बहुत देर बाद लिखी गई काल्पनिक बखर साहित्य है, इसके अंदर यह दावा किया गया कि औरंगजेब संभाजी महाराज को ऑफर करते हैं कि अगर मेरे बेटी से प्यार मोहब्बत करते हो तो निकाह करना चाहिए और निकाह की पूर्व शर्त है धर्मांतर करना। बहुत बड़ा इतिहासकार है सेतु माधव पगड़ी। इन्होंने अपने लेखन में हिस्टोरिकल आधार पर यह सिद्ध किया है या मान्य किया है, ब्राह्मण लोग है वही कह रहा है कि संभाजी महाराज को धर्मांतर का प्रस्ताव नहीं दिया था औरंगजेब ने। औरंगजेब ने केवल दो ही चीज पूछी थी कि तुम्हारे पास कितनी धन दौलत है, कितना आर्मी है और हमारे मुगल लोगों में से कौन कौन से सरदार या कौन कौन से व्यक्ति संभाजी महाराज तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं, इसकी जानकारी मांगी थी। यह बात सेतु माधव पगड़ी ने मान्य की है। संभाजी महाराज को धर्मांतर का ऑफर दिया था, यह बात डिनाय की है सेतु माधव पगड़ी ने। वासीवेंद्र ने प्रमाण के आधार पर सिद्ध किया है। वासीवेंद्र ने संभाजी महाराज चरित्रवान थे, संभाजी महाराज साहित्यकार थे और संभाजी महाराज का संबंध चरित्र हनन करने का काम जिन ब्राह्मणों ने किया उसमें कुरुंदकर है, पुरंदर है और ये देशमुख एंड देशमुख कंपनी पुणे की सदाशिव पेट की कंपनी ये धंधा कर रहा है हमारे महापुरुषों का चरित्र हनन करने के। इसके अंदर और एक ब्राह्मण है भालजी पेंडारकर। भालजी पेंडारकर कोल्हापुर का ब्राह्मण है। उसने फिल्म बनाए मोहित्यांची मंजुळा, थोरातांची कमळा। साथियों ये भालजी पेंडारकर आरएसएस का वर्कर था। सुधीर फड़के इसमें लिखा हुआ है, भावगीत गाने वाला सुधीर फड़के ये भी आरएसएस का है। लता मंगेशकर ये भी आरएसएस की वर्कर है। खानदानी पूरा मंगेशकर फैमिली आरएसएस के वर्कर है। उसी तरह भालजी पेंडारकर जो फिल्म इंडस्ट्री का आर्टिस्ट था और कोल्हापुर में उसने थिएटर बनाया था और उसने 2 फिल्म बनाए थे जिसके अंदर थोरातांची कमळा और मोहित्यांची कमळा, थोरातांची कमळा, ये जो 2 फिल्म बनाए मोहित्यांची मंजुळा और थोरातांची कमळा ये इरिलेवेंट है, अनैतिहासिक है। संभाजी महाराज का उन कथाओं के साथ कोई संबंध नहीं है। मगर थिएटर पर फिल्मों में संभाजी महाराज शादी हो रही लड़की को शादी के मंडप से भगा रहे, ऐसा चरित्र लिखा हुआ है और वहां डायलॉग लिख रहे पंडित जी संभाजी महाराज को और शिवाजी महाराज को गाली दे रहे और उसकी फिल्म गाए, उस फिल्म के गाने गाए मंगेशकर फैमिली ने। आज भी गाने सुनते हैं और वो वीडियो आज भी यूट्यूब पर अवेलेबल है जिसमें संभाजी महाराज का चरित्र हनन किया गया है
और वो कमला और मंजुला कभी थी ही नहीं। उस भालजी पेंडारकर को ब्राह्मण रत्न कहा है, अगर वो जिंदा होता तो उसको जूते से पीटते। नालायक ब्राह्मण, यानी जिसने चरित्र हनन किया संभाजी महाराज का, वो ब्राह्मण रत्न है। यानी ब्राह्मण रत्न ये किताब, ये अपने आप में सबूत है। जितने भी उन लोगों ने ब्राह्मणों का इसमें जिक्र किया, वो सारे के सारे ब्राह्मण फुले शाहू अंबेडकर के विरोधी ब्राह्मण। एक ब्राह्मण और है जिसने मराठाओं का सत्यानाश किया। आज जो मराठा लोग रिजर्वेशन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो मराठाओं को रिजर्वेशन ना मिले, इसके लिए सत्यशोधक आंदोलन का सत्यानाश करने में उसका भी हाथ है। शेतकरी कामकरी पार्टी को बर्बाद करने में तर्कतीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी का हाथ है, वाई का ब्राह्मण। यशवंतराव चौहान ब्राह्मणों को खुश करने के लिए लक्ष्मण शास्त्री जोशी को अपना गुरु मानते थे। यशवंतराव चौहान ऐसा मराठा नेता है कि इनका ब्राह्मणों ने मराठा लोगों का ब्राह्मणीकरण करने के लिए इस्तेमाल किया। मुख्यमंत्री से सुरक्षा मंत्री, संरक्षण मंत्री तक लेके गए, और इतनी ऊंचाई तक लेके गए कि बाद में कांग्रेस से खदेड़ दिया गया। उपेक्षा करके उनको मरवा डाला। महाराष्ट्र साहित्य संस्कृति मंडल के द्वारा यशवंतराव चौहान कार्य और कर्तृत्व नामक एक किताब प्रकाशित है, और उसमें एक आर्टिकल है। सतारा जिले के कराड़ के एक पवार नामक व्यक्ति यशवंतराव चौहान को मिलने गए, और उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि यशवंतराव चौहान को योजना बनाकर राजीव गांधी के जरिए से मार डाला गया। यानी उनको बॉम्बे में शिफ्ट करना था, तो वहां के ब्राह्मण डॉक्टर ने उनको वहां से जाने नहीं दिया, और ऐसे डॉक्टर को वहां रखा जो ट्रेनिंग पर थे, और जब उनको पीड़ा हो रही थी, यातनाएं हो रही थी, तब वो उनको कोई देखने तक नहीं आए थे। और उनके ऊपर क्या ट्रीटमेंट चली होगी, वो जो लेख लिखा हुआ है, इससे साबित होता है कि यशवंतराव चौहान को बहुत ही बेरहमी से दिल्ली में मारा गया। ऐसा उस लेख के जरिए से पढ़ने के बाद वो अर्थध्वनित होता है। यशवंतराव चौहान का मृत्यु घातपात का है। मुंडे जी का मृत्यु घात षड्यंत्र के जरिए से किया गया है। वो हत्याई है। वंजारी कई नेता उसके लिए लड़े, अंचल पर बैठे। यशवंतराव चौहान का हत्या हुआ, गोपीनाथ मुंडे का हत्या हुआ। तो लक्ष्मण शास्त्री जोशी का कंट्रीब्यूशन क्या है? एक बड़े लेखक थे, सत्यशोधक आंदोलन के जानकार थे चौहान। नावा चौहान ऐसा कुछ नाम है। उन्होंने सत्यशोधक आंदोलन का 200-250 पन्ने का इतिहास लिखा, सत्यशोधक आंदोलन का इतिहास। और उन्होंने लक्ष्मण शास्त्री जोशी को प्रस्तावना लिखने के लिए वो किताब भेंट की। यशवंतराव चौहान ने तर्कतीर्थ जोशी ने देखा, अरे तो सारा ब्राह्मणों को एक्सपोज करने का मामला। उन्होंने इस कॉपी को दबा दिया। कुछ महीने गुजर गए, साल गुजर गए, और जोशी ने कहा कि वो कॉपी मिल ही नहीं रही है। फिर वो चौहान साहब ने यशवंतराव चौहान को लिखा कि आपके गुरु को मैंने कॉपी दिया था, जरा वो मुझे दे दो, नहीं तो मेरा नुकसान हो जाएगा। आखिर तक वो कॉपी नहीं दिया। यशवंतराव चौहान उनको गुरु मानते थे, और गुरु ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण गुरु ने सत्यशोधक आंदोलन का जो इतिहास लिखा था चौहान साहब के द्वारा, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। इतना नालायक आदमी था। दंत कथाएं निर्माण की। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में एक दंत कथा है, कुरुंदकर ने बताई
कि अंबेडकर ने जब मनुस्मृति जलाई, जलाने के बाद वहां जो रक्षा बनी, राख इकट्ठा हुई, वो राख अपने सिर को लगाई, अंबेडकर के भी सिर को लगाई, और ऐसा ऐसा वचन कहा कि आदमी मरने के बाद, मरण के बाद, मृत्यु के बाद वैर खत्म हो जाता है। तब कुरुंदकर ने उस स्पीच में कहा, परवनी में, तब अंबेडकर ने पूछा कि ये सुभाषित किस ग्रंथ का है, तो उन्होंने कहा ये अर्थात मनुस्मृति का है। तो कुरुंदकर ने कहा अंबेडकर ने पढ़े बगैर मनुस्मृति जलाई, कथा बनाई, दंत कथा, और किसका सहारा लिया? तर्कतीर्थ जोशी का। फिर गणवीर नामक एक बड़े संशोधक थे, उन्होंने उनको खत लिखा, वो खत है हमारे पास। उसमें बड़े चालाकी से लिखा कि कुरुंदकर जैसे विद्वान कह रहा है और आपका नाम लेकर कह रहा है, तो उसमें कुछ तथ्य होगा, तो मैं इतिहास लिख रहा हूं, तो शायद आप भी वहां थे मनुस्मृति जलाते समय, तो आप मुझे जरा बताइए वो किस्सा क्या था। तो उसने कहा मैं वहां नहीं था, घटना बताते समय उनसे कुछ गड़बड़ी हुई है, घटना अलग थी। मनुस्मृति जलाने के बाद मैंने वहां की मनुस्मृति की कागज की राख को कागज में गुंडाला, फिर मैं दादर गया, अंबेडकर के निवास स्थान पर गया, उनको भी लगाया, मैंने भी लगाया, और मैंने हाँ यही डायलॉग बोला कि मरने के बाद, किसी व्यक्ति के मरने के बाद बैर खत्म हो जाता है। अंबेडकर ने पूछा ये अच्छा वचन है, ये सुभाषित बहुत अच्छा है, कहाँ से आप बोल रहे हो, कहाँ ये? तो उन्होंने कहा अर्थात मनुस्मृति। तब अंबेडकर ने कहा अरे इतना अच्छा मनुस्मृति में, यानी कुरुंदकर बदमाश ब्राह्मण, जोशी बदमाश ब्राह्मण क्या बोल रहे हैं? अंबेडकर ने पढ़े बगैर मनुस्मृति को जलाया। कितने बदमाश ब्राह्मण है, कोई आधार नहीं है। इसमें 6 ब्राह्मण हैं जिनको भारत रत्न पुरस्कार मिला है, और किताब का टाइटल है ब्राह्मण रत्न, मगर किताब का हेडिंग है ब्राह्मण रत्न, और पहले नंबर पर लिखा हुआ है कि ये ब्राह्मण है। इसमें 6 ब्राह्मण कौन है? कर्वे, धोंडोकेशव कर्वे दूसरा, काने पावा काने तीसरा, पंडित भीमसेन जोशी चौथा, नानाजी देशमुख पांचवा, विनोबा भावे छठा, लता मंगेशकर। लता मंगेशकर का पूरा खानदान आरएसएस का वर्कर है। मोहन भागवत ने आखिर में उनका जाकर सम्मान किया, आमिर खान को बुलाकर। अरे आरएसएस के वर्कर लोग हैं। लता मंगेशकर ने कभी भी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का गीत नहीं गाया। लता मंगेशकर ने और आशा भोसले ने मोहम्मद रफी का अपमान किया, जाहिर तौर पर किया। मोहम्मद रफी का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है संगीत के क्षेत्र में, उसको मिलना चाहिए था भारत रत्न पुरस्कार, ब्राह्मण को ही मिला। ये फुले शाह अंबेडकर की घृणा करने वाले लोग हैं, उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। उनके गले, उसके कंठ में जरूर कोकिला थी, मगर दिमाग में कौवा था। विनोबा भावे का क्या कंट्रीब्यूशन है? विनोबा भावे गांधी का उत्तराधिकारी माना जाता है। विनोबा भावे डाकू है। विनोबा भावे का जो आश्रम है वर्धा में, उस वर्धा के आश्रम में वाकाटक कालीन, यानी आज से 1500 वर्ष पुराना बुद्ध का बहुमूल्य मूर्ति उसके आश्रम में कैद है। उसका क्या काम है? अपने आप को शंकराचार्य का अनुयायी बताने वाला, बौद्ध धर्म के खिलाफ काम करने वाला, बौद्ध धर्म को गाली देने वाला विनोबा भावे के आश्रम में बुद्ध का मूर्ति है। क्यों है? क्यों उसने कब्जा किया है? इसलिए वो डाकू है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट और पुरातत्व विभाग इस ब्राह्मण के आश्रम में जो बुद्ध की मूर्ति उसको नहीं हटा रहे, और वर्धा के लोग आज भी आंदोलन चला रहे, फिर भी वहां का कलेक्टर उस मूर्ति को वहां से मुक्त नहीं कर रहा है। जब लाखों लोग वहां पर चले जाएंगे और उस मूर्ति को ब्राह्मणों के कैद से मुक्त करेंगे, तब मानने वाले हो क्या आप लोग? इसने भूदान के आंदोलन के नाम पर जो
लाखों एकड़ जमीन इकट्ठा की है, वो कहां है? उसने खुद लिखा है। उसने एक धम्मपद के ऊपर आर्टिकल लिखा, उसके अंदर उसने लिखा कि मुझे भूदान का प्रेरणा या कॉन्सेप्ट कहां से पता चली? सारनाथ में जाकर। यानी सारनाथ से आप प्रेरणा ले रहे हो, जहां बुद्ध ने धम्मचक्र परिवर्तन किया। और कहा मुझे पहली बार बोध गया में जाकर जमीन मिली, मैं स्वयं बोध गया जाकर आया हूं। बुद्धिस्टों की जगह पर कब्जा किया है विनोबा भावे ने। एक डाकू है, चोर है, एक चोर डाकू को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया और वो स्वयं संघ का मार्गदर्शक था। उसके लिटरेचर में उसका संबंध है, यानी गांधी हत्यारों को वो मार्गदर्शन देता था और सरसंघ चालक उसको मार्गदर्शक के तौर पर संघ शाखाओं में भाषण के लिए बुलाते भी थे। बड़ा गजब का गांधीवादी था। पावा काने का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? पांडुरंग वामन काने, पीवी काने ने जो धर्मशास्त्र का इतिहास लिखा, एक बकवास इतिहास लिखा और ब्राह्मणवाद को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया और खंड 5 में हिंदू कोड बिल के खिलाफ लिखा, अंबेडकर साहब का नाम लिखा, यानी पुरानी मनुस्मृति, महिलाओं को गुलाम बनाने वाला कानून का समर्थन किया, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर और हिंदू कोड बोल का विरोध किया। इसके बदले में नेहरू ने उसको भारत रत्न पुरस्कार दिया। उसने खंड नंबर 5 में भद्रथ मौर्य की हत्या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कराई गई, इसका तारीफ किया, उसका स्तुति किया, इसलिए नेहरू ने उसको भारत रत्न पुरस्कार दिया। ये इसका कंट्रीब्यूशन है। तो भारत रत्न के नाम पर ब्राह्मण रत्न का उदात्तीकरण किया जा रहा है, तो इनका ब्राह्मण रत्न वापस लेना चाहिए। अगर ये ब्राह्मण रत्न है तो इनका भारत रत्न वापस लेना चाहिए। आखिर में साथियों, हम इस बात पर आ गए हैं कि उस कार्यक्रम, उस समारोह के दरमियान शंकर देव अभ्यंकर ने अपने अध्यक्षता में यह वक्तव्य दिया कि अभी उचित समय है, योग्य समय है, ब्राह्मणों का अलग से राष्ट्र बनाया जाना चाहिए, ब्राह्मण लैंड। उसने जिक्र किया ब्राह्मण राष्ट्र, ब्राह्मण लैंड ब्राह्मण को बनाना चाहिए, ब्राह्मण राष्ट्र अलग से बनाना चाहिए, ऐसा वक्तव्य वहां पर दिया। मैंने उस मुद्दे पर एक वीडियो भी बनाया था, तो मुझे फीडबैक आया, देश भर से लोगों का फीडबैक आया कि ब्राह्मणों को अलग से राष्ट्र बना देना चाहिए, बहुत हो गया, ब्राह्मण सुधरने वाले लोग नहीं है, टेररिस्ट लोग है। आरएसएस तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ब्राह्मण कभी सुधरने वाले नहीं है, उनको अलग से राष्ट्र बना देना चाहिए। तो मैंने उन लोगों को कहा कि हमारे राष्ट्र का विभाजन हम क्यों करें? भारत तो मूल्यवासी लोगों का देश है और डीएनए के आधार पर ब्राह्मण विदेशी सिद्ध हो चुके हैं। ब्राह्मणों का डीएनए और वेस्ट यूरेशियन पुरुषों का डीएनए समान मिला है, तो ब्राह्मण विदेशी सिद्ध हो चुके हैं और ब्राह्मणों के डीएनए ग्रुप का नाम है R1A1। और भारत के तमाम SC ST OBC नॉमिनी ट्राइब और रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग, यानी भारत के 97% लोगों का डीएनए, क्योंकि 3.5% माइनस करना पड़ेगा, इस अर्थ में 96.5% भारत के तमाम मूल निवासी बहुजनों का डीएनए का नाम L3MN ये है और ब्राह्मण का डीएनए ग्रुप का नाम R1A1 है। इस आधार पर भारत का विभाजन ब्राह्मण लोग करना चाहते हैं, ये उस चर्चा संगोष्ठी में अभ्यंकर ने टेस्ट के तौर पर या इशारे के तौर पर कहा है। और ब्राह्मण भारत का विभाजन करने की
तैयारी कर रहे हैं, ऐसा उस कार्यक्रम से पता चला। इसलिए हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं। ब्राह्मणों की फालतू बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे पास इंटरेस्ट नहीं है, मगर ब्राह्मणों ने ब्राह्मण रत्न प्रकाशन के नाम पर भारत का विभाजन करने का षड्यंत्र रचा है। और शंकर देव अभ्यंकर ने वो बात कही है। इसलिए अभ्यंकर को और फडणवीस भागवत को हम ये कहना चाहते हैं कि डीएनए के आधार पर ब्राह्मण विदेशी है, तुम लोग विदेशी है, तो तुम भारत के किसी भूभाग को तोड़कर उस पर कब्जा नहीं कर सकते। जैसे हरियाणा पर आज ब्राह्मण लोग कब्जा करना चाहते, राखीगढ़ी सभ्यता पर कब्जा करना चाहते, हरियाणा शब्द के साथ आर्य शब्द को क्लब करके वो हरियाणा स्टेट पर कब्जा कर रहे हैं। यानी वास्तव में ब्राह्मण लोग अलग से राष्ट्र के तौर पर संभावनाएं हरियाणा पर कब्जा करना चाहते हैं। तो हम भारत के मूल निवासी होने के नाते भारत का विभाजन नहीं होने देंगे, हम भारत का टुकड़ा नहीं होने देंगे। ब्राह्मण को अलग राष्ट्र की मांग करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये भारत हमारा है, मूल निवासी लोगों का है। तो ब्राह्मण जहां से आए हैं वहां जाने के लिए जा सकते हैं और उन्हें यह अधिकार है, उसके लिए वो प्रचार करें। ब्राह्मण सुधरने वाले नहीं है। ब्राह्मणों में फितरत है, गैर बराबरी, उच्च नीचता, छुआछूत, महिलाओं की गुलामी, आदिवासियों का सेग्रीगेशन, क्रिमिनल ट्राइब्स, ये प्रोटेक्शन ब्राह्मण का है। ये सारी समस्याएं 3.5% ब्राह्मण है। आज भागवत विदेश में जाकर कह रहा है हम विश्व को आर्यव्रत बनाएंगे। अरे मोहन भागवत, भारत गरीबी में अव्वल आ गया, रैंकिंग में पहला आ गया, कहा विश्व गुरु की बात कर रहे हो। तो ब्राह्मणों का कुकर्म का पर्दाफाश करना जरूरी है। ये ब्राह्मण रत्न के किताब के विमोचन होने के बाद हम जो उसकी समीक्षा कर रहे हैं, उस समीक्षा में यही बात निचोड़ के तौर पर आ रही है कि ब्राह्मण कभी सुधरने वाले नहीं है। उन्होंने इसके पहले भी भारत का विभाजन किया और आज भी वो भारत का विभाजन करने की मानसिकता बना रहे हैं। उस समय की परिस्थिति अलग थी, आज की परिस्थिति अब अलग है। आज हम SC ST OBC के लोग पढ़े लिखे होने के कारण, संगठित रूप से हमारा संगठन देशव्यापी संगठन होने के कारण हम ब्राह्मणों के देश विरोधी, देश विघातक कार्य को अंजाम नहीं होने देंगे। हम भारत का विभाजन नहीं होने देंगे। इस मौके पर मैं इतना कहता हूं। और आखिर में एक स्टेटमेंट है माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन का, जो उसकी पर्सनल डायरी में उसने दर्ज किया था। उसने अपनी पर्सनल डायरी में दो बड़े सहयोगी साथियों का जिक्र किया था। उसमें एक मिस्टर ग्रैंडअप था और एक मिस्टर चैपलिन था। उसमें उन्होंने कहा इस देश का बहुतांश व्यवहार ब्राह्मणों के द्वारा ही नियंत्रित है। मिस्टर चैपलिन ने ब्राह्मणों के बारे में बहुत ही सटीक वर्णन किया है। मिस्टर चैपलिन कहते हैं कि ब्राह्मण लोग विचित्रपूर्ण, झूठे, मक्कार, दांभिक, भ्रष्टाचारी और व्यभिचारी तथा असभ्य वंश के लोग हैं। मिस्टर चैपलिन के कथन को पुष्टि देने के लिए एल्फिंस्टन ने कैप्टन ग्रैंडअप का हवाला देते हुए कहा जब ब्राह्मणों के पास सत्ता होती है तब वे शांतता में भी बेचैन होते हैं और वो योजनाबद्ध तरीके से शोषण करते हैं। वे हमेशा असंतुष्ट दिखाई देते हैं और वे गलती से दगाबाज और देशद्रोही घोषित न किए जाए ऐसे माहौल में व्यवहार में दिखाई देते हैं। ब्राह्मण अत्यंत अंधश्रद्धालु होते हैं।
वे उन्हें जाति का अहंकार बहुत होता है और ऐसा दुनिया में कहीं दिखाई नहीं देगा। वे खुले तौर पर शांति प्रिय दिखाने का नाटक करते हैं, मगर एल्फिंस्टन कहते हैं कि वो दूसरों के द्वारा कांटा निकालते हैं, दूसरों के द्वारा हत्या करवाने में उन्हें शर्म नहीं लगती। मैं इस उदाहरण को इसीलिए प्रस्तुत कर रहा हूं क्योंकि लॉर्ड एल्फिंस्टन को चित्पावन ब्राह्मण का अनुभव था। ये चित्पावन ब्राह्मण के लिए सूटेबल है। जो ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया है, इस ब्राह्मण ग्रंथ में 1800 सदी से लेकर 2020 तक 23 तक जो जिन ब्राह्मण चरित्रकारों का चरित्र लिखा है, ये केवल और केवल चित्पावन ब्राह्मणों का जीवन चरित्र लिखा है। नॉर्थ इंडिया के ब्राह्मणों का इसमें जिक्र नहीं है, साउथ इंडिया के ब्राह्मणों का इसमें जिक्र नहीं है, और आरएसएस के जो भी सरसंघ चालक होते हैं ये केवल और केवल चित्पावन ब्राह्मण ही होते हैं। चाऊ महाराज ने उस समय ब्राह्मणेतर लोगों को आगाह किया था कि सभी ब्राह्मणेतर लोगों को चित्पावन ब्राह्मण को रोकना होगा, नहीं तो आने वाले समय में ये केवल महाराष्ट्र की ने सरदर्दी हुए, अगर इन्हें उचित समय पर रोका नहीं गया तो देश के लिए विघातक सिद्ध हो सकते हैं। चाऊ महाराज ने 100 साल पहले जो भविष्यवाणी किया था आज ये सिद्ध हो गई। ये ब्राह्मण रत्न के नाम पर ब्राह्मणों को दूसरे ब्राह्मण पर भी यकीन नहीं है, वो केवल उनका इस्तेमाल करता है ब्राह्मण के नाम पर। परशुराम को आदर्श मानने वाले चित्पावन ब्राह्मण, परशुराम ये उनका नायक है, परशुराम के द्वारा 21 बार धरती निक्षत्रिय किया गया। ये सब काउंटर एक्शन है, बुद्धिज्म के खिलाफ काउंटर एक्शन है। अशोका के खिलाफ ये काल्पनिक पात्र खड़ा किया है, उसका कोई हिस्टोरिकल वजूद नहीं है। बुद्धिज्म महाराष्ट्र में तो पूरा बुद्धिज्म ही था, मगर ये परशुराम, पेशवा और आज के आरएसएस के ब्राह्मण, ये सारे के सारे आतंकवादी ब्राह्मण हैं। तो ये ब्राह्मण रत्न नहीं है, ये आतंकवादी ब्राह्मणों के रत्न है। ये निचोड़ इस समीक्षा के द्वारा निकलता है, यही सही है, यही अंतिम सही है। और आतंकवादी ब्राह्मण लोग भारत के टुकड़ा या भारत का विभाजन करना चाहते हैं। इनके मंसूबे को, उनके इस षड्यंत्र को हम भारत के मूल निवासी बहुजन लोग कभी कामयाब नहीं होने देंगे। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के अनुयायी, फुले शाह अम्बेडकर के अनुयायी, भारत के मूल निवासी होने के नाते हम इन विदेशी चित्पावन ब्राह्मणों का भारत का विभाजन करने के षड्यंत्र को कदापि सफल नहीं होने देंगे। इसी दृढ़ संकल्प के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय जोहार, जय शिवाजी, जय भीम, जय मूल निवासी। धन्यवाद।